हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू catlearners.com। मेरा नाम सैम विश्वकर्मा है। लेट अस स्टार्ट विद दी ऑपरेशन टूल्स। ऑपरेशन टूल में सबसे पहला टूल है कॉर्नर टूल का। ये टूल आपको हेल्प करता है किन्हीं दो कर्व के बीच में फिलेट लगाने के लिए। तो जैसे आप इसको एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, हम सबको वन बाई वन डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे देखते हैं जो पहला ऑप्शन अवेलेबल है ये है ट्रिम ऑल एलिमेंट का। तो यहाँ से मैंने पहले कर्व को सेलेक्ट किया, देन मैंने सेकंड कर्व को सेलेक्ट किया। अब आपको लोकेशन डिफाइन करना है, जहाँ पे भी आपको अपने फिलेट को प्लेस करना है। मैंने कहा यहाँ प्लेस करना है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्लिक करता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया ये क्या हुआ, यहाँ पे फिलेट तो अप्लाई हो गया है और यहाँ पे जो लाइन्स निकली हुई थी वो क्या हो गई है, ट्रिम हो गई है। क्यों हो गई? क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रिम ऑल एलिमेंट का ऑप्शन एक्टिवेट करके रखा हुआ था। बट आपने कहा कि नहीं, जब मैं यहाँ पे फिलेट बनाऊँ तो जो पहली लाइन जो जिसको मैं सेलेक्ट करूँ वो क्या हो जाए, ट्रिम हो जाए, और दूसरी वाली ट्रिम ना हो। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो जैसे आप इस कॉर्नर को एक्टिवेट करते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट को। इसको क्लिक करने के बाद आपको कर्व को सेलेक्ट करना है। तो मैंने कहा ये मेरा पहला कर्व है, ये मेरा दूसरा कर्व है, और आपको यहाँ पे प्लेस करना है। ये मैंने प्लेस कर दिया। ये देखिए, जो पहला लाइन मैंने सेलेक्ट किया था वो क्या हो गया, ट्रिम हो गया, दूसरा वाला आपका ट्रिम नहीं हुआ है। जो थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है कॉर्नर टूल में, वो आपको हेल्प करता है फिलेट भी क्रिएट हो जाए और कोई भी लाइन्स और कर्व जो है ट्रिम ना हो। तो इसलिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे नो ट्रिम का ऑप्शन। यहाँ से मैं इस कर्व को सेलेक्ट किया, देन मैंने इस कर्व को सेलेक्ट किया। जहाँ पे भी आपको लोकेट करना है वहाँ पे आप लोकेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे फिलेट भी क्रिएट हो गया और कोई भी कर्व आपका ट्रिम नहीं हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें आपका स्टैंडर्ड लाइन ट्रिम का। तो जैसे आप इसको एक्टिवेट करते हैं, स्टैंडर्ड लाइन ट्रिम मतलब आपको फिलेट लगाना है इस यहाँ पर, और आप चाहते थे कि फिलेट तो लग जाए लेकिन ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जॉइन रहे, बस ये जो एक्सटर्नल लाइन यहाँ से बाहर निकली है आपको इनको हटाना है। तो इस केस में आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से मैंने इस कर्व को सेलेक्ट किया, देन मैंने इस कर्व को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं कर्व को प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये पोर्शन भी रह गया और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन था यहाँ से कट करके निकल गया। नेक्स्ट ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन लाइन ट्रिम और कंस्ट्रक्शन लाइन नो ट्रिम। तो अभी हम यहाँ पे जो कर रहे थे वो ट्रिम के केस में यहाँ पे जो भी बच रहा था वो स्टैंडर्ड लाइन बच रहा था, बट आपको लगता था कि नहीं आपको कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे चाहिए। तो इस केस में आप कंस्ट्रक्शन लाइन वाले ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन ट्रिम ऑप्शन। तो जैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे मुझे इसके बीच में अगर फिलेट लगाना है तो ये पोर्शन डिलीट हो जाएगा और ये जो इतना पोर्शन बचेगा ये आपके कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इस कर्व को सेलेक्ट किया, देन मैंने इस कर्व को सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने फिलेट अप्लाई कर दिया। ये देखिए, ये पोर्शन आपका पूरे का पूरा डिलीट हो गया और ये जो पोर्शन था ये आपका कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो गया। बट आपने कहा कि नहीं, ये भी मुझे पूरे का पूरे लाइन को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में ही रहने देना है। तो फिर से यहाँ से आप कॉर्नर को एक्टिवेट कीजिए और यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन लाइन नो ट्रिम ऑप्शन को एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे, अब आपको कर्व सेलेक्ट करना है। ये हो गया आपका पहला कर्व, ये हो गया आपका दूसरा कर्व, और ये हो गया आपका फिलेट अप्लाइड हो गया, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा लाइन थी वो आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से हम फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट दिस कॉर्नर टूल। नेक्स्ट ऑप्शन है चैम्फर। ये सेम टू सेम कॉर्नर की तरह काम करता है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा था, कर्व मिल रहा था, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक बेवल शेप मिलेगा। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं चैम्फर को सेलेक्ट करने के बाद सेम केस हमको दो कर्व सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया मेरा पहला कर्व, देन ये हो गया मेरा दूसरा कर्व, और जहाँ पे भी आपको लोकेट करना है वहाँ पे आप इसको लोकेट कर सकते हैं। ये आपका बन गया। तो इस तरीके से हम यहाँ से चैम्फर को क्रिएट कर सकते हैं। फिर से आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे चैम्फर लगाने हैं, देखते हैं और भी क्या ऑप्शन अवेलेबल है चैम्फर में। तो उसके लिए मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। ये जो फीचर्स यहाँ पे थे ये तो सेम ही है जो मैंने आपको बताया, जो हम कॉर्नर पे हमने चूज किया हुआ था। आपने कहा कि चल ठीक है मुझे ट्रिम ऑल एलिमेंट लेना है, ट्रिम ऑल एलिमेंट ले लेते हैं। और यहाँ से मैंने पहला लाइन सेलेक्ट किया, पहला कर्व सेलेक्ट किया, और देन मैं दूसरा कर्व सेलेक्ट किया। देखिए लगाना स्टार्ट कर रहा है। देखिए लगाना तो स्टार्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये चैम्फर यहाँ पे क्रिएट होगा ये आपको डायमेंशन अलाउ करेगा, एंगल और हाइपोटेन्स का डायमेंशन अलाउ करेगा। ये देखिए, जब पहले वाले पे हमने क्रिएट किया हुआ था एंगल क्रिएट हुआ था और हाइपोटेन्स क्रिएट हुआ था, बट आपने कहा कि नहीं आपको फर्स्ट डिस्टेंस और सेकंड डिस्टेंस चाहिए, तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और आपने कहा कि फर्स्ट एंगल चाहिए और आपको फर्स्ट लाइन चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ से आपको चूज करना हो आप इसको चूज करिए। आपको तो नहीं मुझे फर्स्ट और सेकंड लाइन चाहिए, तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया और ये देखिए आपका चैम्फर क्रिएट हो गया, और साथ ही साथ इसके डायमेंशन भी यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। सो दिस अबाउट हाउ टू क्रिएट द चैम्फर। नेक्स्ट टूल है ऑपरेशन में रेलिमिनेशन। तो इसके लिए यहाँ पे मैं इस एरो को क्लिक करता हूँ। ये देखिए सारे के सारे आपके रेलिमिनेशन टूल आपके सामने आ चुके हैं। रेलिमिनेशन में पहला टूल है ट्रिम का। जैसे आप ट्रिम को एक्टिवेट करते हैं और आपने कहा कि मेरे पास ये दो कर्व है, इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, और आप चाहते थे कि ट्रिम करने के बाद सिर्फ आपके पास ये पोर्शन बचे और ये पोर्शन बचे और ये लाइन और ये जो लाइन है यहाँ से डिलीट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो साइड रिक्वायर्ड है आपको उसको पहले सेलेक्ट करना है। तो मैंने इधर साइड सेलेक्ट किया, देन मैंने इसको सेलेक्ट किया। इन दोनों को जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये आपका बच गया, बाकी की आइडेंटिटी वो क्या हो गए, ट्रिम हो गए। तो ये हो गया ट्रिम टूल। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पे ब्रेक करने के लिए।
तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लाइन है पूरी लाइन एक सिंगल लाइन है और आपने कहा नहीं इस लाइन को मुझे ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा उस लाइन को सेलेक्ट कीजिए, उस कर्व को सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको ब्रेक करना है। तो ये हो गया मेरा एलिमेंट, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपको वो लोकेशन डिफाइन करना है जहाँ से आपको इसको ब्रेक करना चाहते हैं। तो आपने कहा मुझे इसको यहाँ से ब्रेक करना है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए ये जो है आपका ब्रेक हो चुका है, ये आपका पहला लाइन हो गया, ये आपका दूसरा लाइन हो गया। तो इस तरीके से आपके पास अगर कोई आइडेंटिटी है उसको ब्रेक करना है 2 पोर्शन और मल्टीपल पोर्शन में, यहाँ से आप ब्रेक टूल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है क्विक ट्रिम। ये टूल बेसिकली डिलीट की तरह ही काम करता है। तो जैसे आप इसको एक्टिवेट करते हैं और किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको लगता है कि नहीं मुझे इस कर्व को डिलीट करना है, तो फिर से यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कीजिए और आप इसको क्लिक कीजिए, ये देखिए आपको ये ट्रिम हो गया। अब आपको लगता है कि कंटिन्यूस डिलीट करना है और आप यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करते हैं तो ये डिलीट तो हो जाता है, बट ये कमांड से बाहर होता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर टूल है और उसको बार बार यूज में लेना है, तो अगर किसी टूल को बार बार यूज में लेना है तो उसको एक्टिवेट करने के टाइम पे आपको सिंगल क्लिक नहीं करना है, आपको डबल क्लिक करना है। तो देखिए जैसे इसको मैंने डबल क्लिक किया, अब आप जिसको चाहे इसको 1 बाय 1 पिक करके डिलीट कर सकते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया, फिर मैंने इसको डिलीट किया, फिर मैंने इसको डिलीट किया, देन इसको डिलीट किया। तो इस तरीके से हम इसको एक्टिवेट करके डिलीट कर सकते हैं। तो होप आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लोज आर्क का। सो क्लोज आर्क का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास कोई कर्व है और आपको उसको क्लोज करना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आर्क बनाया हुआ है और आपने कहा इस आर्क को मुझे सर्कल में कन्वर्ट करना है, क्लोज करना है, तो यहाँ से आप क्लोज कर्व को सेलेक्ट कीजिए और जैसे आप अपने कर्व को सेलेक्ट करते हैं ये देखिए ये आपका आर्क जो है ये सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट का। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक आर्क है और एक एलिप्स है और उसका अपोजिट साइड रिक्वायर्ड है, तो इस केस में हम कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये आर्क था और मुझे इसका अपोजिट साइड रिक्वायर्ड था, तो यहाँ से मैं कॉम्प्लीमेंट को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस आर्क को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा इसका अपोजिट साइड यहाँ पे बन जाएगा। सो दिस अबाउट कॉम्प्लीमेंट एंड वी हैव डिस्कस द एलिमिनेशन टूल्स। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशंस में ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देखते हैं 1 बाय 1। सो पहला ऑप्शन है आपका मिरर करने का। सो मिरर करने का मतलब आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और किसी एक एक्सिस के बाद आप उसका सेम टू सेम मिरर ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड ये है कि आपके पास कोई ना कोई एक एक्सिस होना चाहिए। तो हमको सबसे पहले एक्सिस बनाना है। तो एक्सिस बनाने के लिए यहाँ से मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ से मैं इस पहला पॉइंट इसका स्पेसिफाई किया, देन यहाँ से मैं सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई किया, ये आपका एक्सिस बन गया। अब आपको लगता है कि इस एलिमेंट को इस एक्सिस के अबाउट क्या करना है, मिरर करना है, मतलब इधर भी चाहिए इधर भी चाहिए। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, मिरर टूल पे जाएंगे। मिरर टूल का जैसे सेलेक्ट करते हैं अब आपको डिफाइन करना है एक्सिस। तो आपने कहा ये मेरी एक्सिस है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये देखिए ये क्या हो गया, मिरर हो गया। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला कि मिरर करने के लिए हमको एक्सिस चाहिए होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमको एक्सिस चाहिए होता है, अगर आपके पास कोई एक लाइन है तो आप उसको भी ऐसा एक्सिस की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिमेट्री का। सिमेट्री इन द सेंस कि ये एक तरीके से मिरर टूल की तरह ही काम करता है, बट मिरर में क्या होता है कि जब हम मिरर क्रिएट करते हैं तो आपका ओरिजिनल कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी साथ ही साथ आपको दिखता है, बट सिमेट्री केस में जो आपका ओरिजिनल कॉपी होता है वो सेकंड साइड में मिरर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक सिमेट्रिक करने के लिए एक एक्सिस बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक एक्सिस क्रिएट किया हुआ है, देन मैंने इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सिमेट्री ऑप्शन का एक्टिवेट करेंगे। अभी आपसे पूछ रहा है एक्सिस, तो ये हो गया आपका एक्सिस, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे इसकी सिमेट्री क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से हम सिमेट्री क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट टूल है ट्रांसलेट का। ये टूल आपको हेल्प करता है किसी भी ज्योमेट्री का मूव करने के लिए और उसका मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपका डुप्लीकेट मोड एक्टिवेटेड है तो ये मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करेगा, बट अगर ये अनचेक है तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मूव करेगा। तो लेट्स से मुझे इसको मूव करना था, तो यहाँ मैंने इसको अनचेक कर दिया। अब मैं इस आइडेंटिटी को सेलेक्ट करता हूँ। जैसा आपने आइडेंटिटी को सेलेक्ट कर लेंगे अब आपसे पूछेगा ट्रांसलेशन स्टार्ट पॉइंट, मतलब कहाँ से आप इसको पकड़ करके लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे इसको यहाँ से पकड़ के ट्रांसलेट करना है, तो ये मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपको डायमेंशन और लेंथ डिसाइड करना है कि कितने डिस्टेंस में आपको इसको मूव करना है। आपने कहा कि मुझे इसको 150 के डिस्टेंस पे मूव करना है, तो यहाँ से मैं इसको 150 का डिस्टेंस डाल देता हूँ। इस डिस्टेंस को डालने के बाद अब आपको डिफाइन करना है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन पे करना है। तो आपने कहा इसको हॉरिजॉन्टल में करना है तो हॉरिजॉन्टल में कीजिए, वर्टिकल में करना है तो वर्टिकल में कीजिए, जो भी आपका रिक्वायर्ड है आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ मैंने क्लिक किया और ये देखिए ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, यहाँ से 150 के डिस्टेंस पे ये क्या हो गया है, मूव हो गया है। बट आपने कहा नहीं मुझे तो इसका मल्टीपल कॉपी क्रिएट करना है, तो मल्टीपल कॉपीज हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो करने के लिए फिर से आप यहाँ पे ट्रांसलेट टूल को एक्टिवेट करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप डुप्लीकेट को एक्टिवेट करेंगे। जैसे डुप्लीकेट को एक्टिवेट करेंगे मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। अब आपसे पूछ रहा है कितने कॉपी बनाने हैं। अभी तो बाय डिफॉल्ट 1 कॉपी, आपने कहा नहीं मुझे इसको 2 कॉपी क्रिएट करना है, तो 2 कॉपी क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन और है कि
इंटरनल कंस्ट्रेंट और कीप एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। इंटरनल कंस्ट्रेंट मतलब आपने कोई अगर लाइन बनाई है, अगर वो हॉरिजॉन्टल है और कोई लाइन बनाई है वो वर्टिकल है, तो आप उसके कंस्ट्रेंट को कैरी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। उसी तरीके से एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट मतलब वो दूसरे ज्योमेट्री के साथ क्या उसके साथ रिलेशन है, उसको लेके कॉपी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। आपको लगता है कि करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। तो बट फिलहाल यहाँ पे ये अनचेक है तो इसको अनचेक रहने देता हूँ। अब मैं इस ज्योमेट्री को सेलेक्ट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद सेम केस आपको डिफाइन करना पड़ेगा लोकेशन कहाँ से मूव करना है। तो मैंने कहा यहाँ से मुझे मूव करना है। अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा डिस्टेंस, कितने का डिस्टेंस में करना है। आपने कहा मुझे 100 के डिस्टेंस में करना है, तो यहाँ से मैंने 100 का डिस्टेंस स्पेसिफाई किया। अब आपको डायरेक्शन देना है किधर करना है। मैंने कहा कि मुझे इसको हॉरिजॉन्टल लेकर जाना है, तो यहाँ से मैं इसको हॉरिजॉन्टल लेकर जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए अभी ये क्या हो गया, आपके मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो गए। तो ट्रांसलेट टूल की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव कर सकते हैं और उसकी मल्टीपल कॉपीज भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसलेट में रोटेट करने के लिए। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई ज्योमेट्री है, लेट मी क्रिएट समथिंग, तो यहाँ से फिर से मैं ये इलोंगेटेड होल बनाता हूँ और आपने कहा कि मुझे इस इलोंगेटेड होल को रोटेट करना है, ठीक है, 90 डिग्री पे या 35 डिग्री पे, जो भी डिग्री पे आपको रोटेट करना है। तो पहले आप यहाँ से रोटेट टूल को सेलेक्ट करेंगे। सेम केस अगर डुप्लीकेट मोड एक्टिवेटेड है तो क्या होगा, ये मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ रोटेट करना है। तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। अनचेक करने के बाद आपको अपनी ज्योमेट्री और आइडेंटिटी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गई मेरी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको वो पाइवेट पॉइंट बताना पड़ेगा जहाँ से रोटेट होने वाला है। तो मैंने कहा कि इस पॉइंट से रोटेट होने वाला है, ये मैंने पॉइंट डिफाइन कर दिया। पॉइंट डिफाइन करने के बाद आपको एक रेफरेंस लाइन बताना पड़ेगा जहाँ से एंगल कैलकुलेशन लेगा। तो आपने कहा कि मुझे हॉरिजॉन्टल को ही रेफरेंस लेना है, तो यहाँ मैंने ये क्लिक किया तो ये आपकी लाइन बन गई। इसको जैसे आप क्लिक करते हैं, अब देखिए ये रोटेट होना स्टार्ट कर रहा है। अब आपको वो एंगल बताना है कितने एंगल पे आपको इसको रोटेट करना है। आपने कहा कि मुझे 45 डिग्री पे रोटेट करना है, तो यहाँ से मैं 45 डालता हूँ और इंटर करता हूँ। ये देखिए 45 डिग्री पे क्या हो गया, रोटेट हो गया। तो इस तरीके से किसी ज्योमेट्री को हम रोटेट कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको रोटेट भी करना है और उसका एक कॉपी भी क्रिएट करना है, तो फिर से आप क्या करेंगे, रोटेट टूल पे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे डुप्लीकेट मोड को एक्टिवेट करना है। जितनी भी कॉपी चाहिए, आपने कहा मुझे 2 कॉपी चाहिए तो 2 कॉपी ले लीजिए। सेम थिंग आपको कंस्ट्रेंट को लेकर चलना है कि नहीं चलना है। मैंने कहा ठीक है, जो कंस्ट्रेंट मुझे लेकर के चलना है ये मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद आपको अपने आइडेंटिटी को सेलेक्ट करना है, अपने ज्योमेट्री को सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे अब आपको रोटेट पॉइंट बताना पड़ेगा, पॉइंट बताना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका रोटेट पॉइंट, मैंने पॉइंट बताया। अब आपको रेफरेंस बताना पड़ेगा जहाँ से एंगल कैलकुलेशन लेगा। मैंने कहा कि एंगल कैलकुलेशन अब यहाँ से देना चाहिए, तो ये मैंने लाइन बना दिया, लाइन ऑफ रेफरेंस। अब आपको यहाँ से एंगल की वैल्यू डालनी है, कितने एंगल पे आपको उनको रोटेट करना है। तो आपने कहा कि इन सभी ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो 120 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से मैं 120 डिग्री डालता हूँ और इसको इंटर कर देते हैं, ये आपका बन गया। तो इस तरीके से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल करने का। स्केल इन द सेंस अगर आपके पास कोई ज्योमेट्री है और आपको उसको इनलार्ज करना है या फिर रिड्यूस करना है, तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर से आप स्केल को एक्टिवेट करेंगे। सेम ऑप्शन है, डुप्लीकेट करेंगे तो एक और कॉपी बनाएगा, अनचेक कर देंगे तो वो नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्केल करेगा। यहाँ से अनचेक करते हैं। यहाँ से मैंने इस ज्योमेट्री को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको बताना पड़ेगा स्केलिंग सेंटर जहाँ से स्केल होना स्टार्ट करेगा। तो मैंने कहा ये मेरा स्केलिंग सेंटर है। अभी देखिए स्केल करना स्टार्ट हो रहा है। अब आपको वैल्यू बताना है। अगर आप पॉइंट्स में वैल्यू डालेंगे तो रिड्यूस करेगा, अगर आप इसके 1 के बाद कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये इंक्रीज करेगा। आपको लगता है कि मुझे इसको डबल करना था तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए, तो इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा इस तरीके से। अब आपने कहा कि फिर से मुझे इसको स्केल करना है, बट इस बार मुझे इसका डुप्लीकेट कॉपी भी क्रिएट करना है। तो फिर से आप क्या करेंगे, स्केल टूल को सेलेक्ट करेंगे। स्केल टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं अपनी सारी आइडेंटिटी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये भी सेलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, सेलेक्ट रहने दीजिए। यहाँ से डुप्लीकेट मोड को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद आपको स्केलिंग सेंटर बताना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका स्केलिंग सेंटर, ये स्केल सेंटर हो गया। आपने कहा मुझे इसको हाफ करना था, तो यहाँ से मैं इसको 0.5 कर देता हूँ। ये यहाँ मैंने 0.5 ले लिया। सेम केस मैं कंस्ट्रेंट को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने इसको चेक करके रखा हुआ है और जस्ट आप यहाँ से इसको 0.5 डाल करके इंटर कर दीजिए। ये देखिए अब क्या हो गया, स्केल भी हो गया और साथ ही साथ यह हो गया, ये एक और कॉपी भी इसका क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में लास्ट ऑप्शन है आपका ऑफसेट क्रिएट करने का। तो ऑफसेट अगर आपके पास कोई भी एक आइडेंटिटी है और उसका सर्टेन डिस्टेंस तक एक पैरेलल कॉपी बनाना है तो हम ऑफसेट टूल का यूज करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने एक ये आइडेंटिटी बनाई हुई है, ये लाइन, और आपको इस ऑफसेट करना है। सो यहाँ से मैं ऑफसेट टूल को एक्टिवेट करता हूँ। जैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछता है स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट टू विच यू वांट टू ऑफसेट। सो ये एलिमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे मूव करना है। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट किया। अभी देखिए जहाँ पे भी आपको इसको प्लेस करना है वहाँ पे सिंपली आप इसको प्लेस कर दीजिए। ये क्या हो गया, आपका ऑफसेट क्रिएट हो चुका है। सो ये था ट्रांसफॉर्मेशन टूल। लास्ट ऑप्शन है ऑपरेशन टूल बार में 3D एलिमेंट। तो इसके लिए पहले मुझे 3D एलिमेंट बनाना पड़ेगा, तब हम इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको एग्जिट करता हूँ और इस चीज़ को फिलहाल तो मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं।
और यहाँ पे सिंपल एक स्केच क्रिएट करते हैं। YZ को मैं स्केचिंग प्लेन ले लेता हूँ। सो यहाँ से हम एक 3D मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और यहाँ से एग्जिट करके बाहर निकलते हैं और इसको मैं पैड करके सॉलिड में कन्वर्ट कर देता हूँ। सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे लगता है कि मुझे एक सिलेंडर भी बनाना है, तो उसके लिए फिर से मैं स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे जाकर के अभी आप देखिए यहाँ पे मुझे ये पार्ट नहीं दिखाई दे रहा। अगर कभी ऐसा कभी हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फिट ऑल इन का ऑप्शन। इसका आप जैसे क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट आपके सामने अपेयर हो जाएगा। ये देखिए आ गया आपके सामने। अब मुझे यहाँ पे एक सर्कल बनाना था, तो यहाँ पे सिंपली जाकर मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। ये बाद में हम देखने वाले हैं कैसे हैं, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड 3D एलिमेंट ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से फिर से इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ये ठीक है। सो अब हमारे पास 3D मॉडल अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कैसे प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से स्केच करता हूँ और इसको मैंने स्केचिंग प्लेन ले लिया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट का। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास कोई भी एक 3D मॉडल अवेलेबल है और उसके एजेस को आप इस करंट स्केच में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस एज को सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइन की तरफ प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये लाइन आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सिमिलरली आपको लगता है इस एज को प्रोजेक्ट करना है तो आप यहाँ से इस प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और इस एज को क्लिक करेंगे। ये देखिए अगेन आपका ये प्रोजेक्ट हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्ट 3D एलिमेंट। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई 3D एलिमेंट है और एक कोई प्लेन है कोई और वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके इंटरसेक्शन को निकालना है तो निकाल सकते हैं। बट फिलहाल अभी हमारे पास कोई प्लेन नहीं है इसके इंटरसेक्शन पे, तो हम यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा क्रिएट करना, तो इसको हम नेक्स्ट के वीडियोस में देख लेंगे। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रोजेक्ट 3D सिलेआउट एज का। ये तब हम यूज करते हैं जब आपके पास कोई सिलिंड्रिकल सरफेस है और उसके एज को स्ट्रेट करना होता है, तब हम निकालते हैं। अब हमने यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया हुआ था और आपके इसके एजेस को निकालना है। अगर आप सिंपली इसको प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट की हेल्प करने के लिए जाएंगे तो देखिए इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या किया, सेंटर लाइन को तो प्रोजेक्ट कर दिया बट इसके एजेस को नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के एजेस को निकालने के लिए हम हमेशा सिलेआउट एजेस ऑप्शन को चूज करेंगे। आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे और आप इसको सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे, देखिए जैसे मैं क्लिक कर, अब यहाँ पे जो भी आ रहा है आप इसको सिंपली ओके कीजिए। सो इस तरीके से हम किसी भी 3D एलिमेंट के एजेस को अपने करंट स्केच में प्रोजेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द 3D ज्योमेट्री टूल। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेशन टूल बार। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अभी तक हमने ये देख लिया कि कैसे हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, कैसे हम उसमें एडिटिंग करेंगे। अब जब हम प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे, उसमें एडिटिंग कर लेंगे, जब हमारा फाइनल शेप क्रिएट हो जाएगा तब उसमें क्या करेंगे, डायमेंशनिंग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम डायमेंशनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रेंट टूल्स। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।